बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड क्या चीज़ है? ब्लड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि इससे ऑलमोस्ट एनी एनिमल्स के हमारे अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं उनमें तकरीबन ऑलमोस्ट जो जो सारे के सारे में वो पोजेस करते हैं आ सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड होता है। फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी प्रोस्पेक्टिव के एवोल्यूशन के अतबार से एवोल्यूशन क्या है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जो माइक्रोब्स हैं या लिविंग थिंग्स हैं, इवन के माइक्रोब या मल्टी सेलुलर, वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के थ्रू क्या है, ब्लड वाज speculated to have risen from a type of cells that was responsible for phagocytosis and nutrition। तो अगर हम पीछे जाएं लाइफ में तो एवोल्यूशन थ्योरी कहती है कि जो ब्लड है, एक टाइम था कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सेल्स थे जो फैगोसाइटोसिस करते थे और न्यूट्रिशन करते थे। फैगोसाइटोसिस मतलब ऐसे सेल्स जो अगर हमारी बॉडी में कोई जर्म, कोई फैगोस पैथोजन चला गया जैसे बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, तो ये सेल्स उसको खा जाएंगे। उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, जो इनकलफ करते खाते। और न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं बाकी सेल्स को। तो सम ये जो ब्लड है ये उनसे ओरिजिनेट हुआ है। बिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, बिलियन साल गुजरने के बाद blood and circulatory system has drastically helped the evolution of more complex life forms। कि ये जो ब्लड और सर्कुलेटरी सिस्टम ने जो हमारी लाइफ है, जो मीनिंग के हमारे जो एनिमल्स हैं, हमारा हम जो लिविंग थिंग्स हैं, इनको मज़ीद कम्प्लेक्स कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, ये थी ब्लड की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि ब्लड क्या चीज़ है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू दैट कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें ब्लड की कंपोजिशन है कि क्या क्या चीज़ है। फर्स्ट वन है इसका प्लाज्मा, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन से? रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो इट सर्कुलेट्स थ्रू आवर बॉडी डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। ब्लड का ये काम क्या है कि इसने हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट करके क्या करना है, एक तो ऑक्सीजन डिलीवर करनी है, हर सेल तक पहुंचानी है। दूसरा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हमारी जो ग़िज़ाइयत है, ग़िज़ा जिसको बोलते हैं, हमारी जो एनर्जी जो कंपोनेंट्स हैं जैसे प्रोटीन्स, लिपर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, अदर विटामिन्स और बाकी चीज़ें, उनको हार्ट टिश्यूज़ तक पहुंचाना। इट मेक्स अप 80% ऑफ आवर बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का जितना भी, जैसे 100 kg किसी का बॉडी वेट है तो उसमें से 8%, 8 kg जो उसका ब्लड होगा, क्योंकि ब्लड को हम केजी नहीं कह सकते, हम इसको लीटर में मेजर करते हैं। तो 8 लीटर वो ब्लड होगा। तकरीबन 8% बॉडी वेट का ब्लड होता है। अगर एवरेज अडल्ट की बात करें तो उसमें 5 to 6 लीटर ब्लड के होते हैं, एवरेज अडल्ट जो ह्यूमन है। तो टाइप्स ऑफ सेल्स की, ब्लड सेल्स की बात करें, हमने ऊपर डिस्कस भी किया। वी हैव सीन ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ सेल्स। कि जो ब्लड सेल्स है इसमें कुछ सेल्स हैं जो एलिमेंट को उनको बोलते हैं, फॉर्म सेल्स को। एलिमेंट्स बेसिकली किसी भी जो कंपोनेंट होते हैं किसी भी चीज़ को हम उसको एलिमेंट बोल देते हैं। तो ये जो सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे एलिमेंट्स के सेल्स, और सॉरी ब्लड के सेल। दीज सेल्स हैव देयर ओन फंक्शन एंड रोल्स टू प्ले इन द बॉडी। हाँ, ये जो सेल्स हैं ये इनके अपने फंक्शंस हैं, अपना इनका एक रोल है हमारी बॉडी में जो प्ले करते हैं। द ब्लड सेल्स विच सर्कुलेट ऑल अराउंड द बॉडी आर एज फॉलोज। इनमें से फर्स्ट वन है रेड ब्लड सेल्स, जिनका अदर नेम हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल्स एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के दो नेम है। एरिथ्रोसाइट्स जो मींस रेड ब्लड सेल्स, ये बाइकनकेव सेल्स हैं। बाइकनकेव एक स्ट्रक्चर है, एक होता है कन्वेक्स, एक होता है बाइकनकेव। तो बाइकनकेव सेल्स हैं विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन, आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं पहले इमेच्योर होते हैं, जो हमारी बोन मैरो में बनते हैं। जब ये मेच्योर हो जाते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं, हमारी वेन्स में आ जाते हैं, तो इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। तो रेड ब्लड सेल जब हमारी बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में, हमारे ब्लड में अंदर होते हैं फ्लूइड में, तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स आर द आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। इनमें एक प्रोटीन होती है जो आयरन से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है।
RBCs are the most copious blood cells produced in bone marrow. रेड ब्लड सेल्स हैं ये हमारी बोन मैरो में सबसे ज़्यादा कॉपियस मतलब जो सबसे ज़्यादा बनने वाले हैं। तो हमारी बोन मैरो में जो सेल्स बनते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आरबीसीज बनते हैं। देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्राम एंड टू वेरियस सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। तो इनका काम है ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना टिश्यूज़ टू डिफरेंट टिश्यूज़ में डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो अदर इसकी नेक्स्ट टाइप आती है वाइट ब्लड सेल्स जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। जैसे हमने इरिथ्रोसाइट्स का बोला, हम इनको आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स आर सेम, बिल्कुल इसी तरह डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स आर सेम। दीज आर कलरलेस ब्लड सेल्स, दीज आर कलरलेस बिकॉज इट इज़ डिवाइड ऑफ हीमोग्लोबिन। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होती क्योंकि इसीलिए इनको हम कलरलेस और ल्यूकोसाइट्स आरबीसी कहते हैं। दीज आर कलरलेस बिकॉज लैक ऑफ hemoglobin. They are further classified as granulocyte और agranulocyte. वाइट ब्लड सेल्स की दो टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट में भी डिफरेंस है, वो आगे हम जाके डिस्कस करेंगे। WBC मेनली कंट्रीब्यूट इम्यूनिटी एंड डिफेंस मैकेनिज्म। जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं इनका काम है, रेड ब्लड सेल का काम था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, और वाइट ब्लड सेल का काम है कि हमारी बॉडी में इन्होंने इम्यूनिटी डेवलप करनी है, हमारी आर्मी बनानी है और डिफेंस लाना है हमारी बॉडी में, ताकि कोई पैथोजन, कोई जर्म, कोई वायरस, कोई फंगस, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर होती है, कोई एंटीजन एंटर होता है तो फ़ौरन ये हमारी आर्मी उसके अगेंस्ट बैटल करेगी, लड़ाई करेगी, एक वार बनेगी और उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो नीचे आर रेड ब्लड सेल्स आर रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन विच इज़ अ ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल एंड आल्सो अ पिगमेंट। एज अ रिजल्ट ब्लड इज़ रेड। वो कहता है कि ब्लड रेड क्यों है, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा आरबीसीज है और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की ही वजह से रेड ब्लड सेल्स भी रेड हैं। और क्योंकि रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमारा ब्लड जो है रेड है, कलरलेस नहीं है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स बहुत ही कम मिकदार में, आरबीसी बहुत ही ज़्यादा मिकदार में है। तो अभी हम चल रहे हैं टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। तो मेनली हमने ऊपर डिस्कस की टू ब्रॉड है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। और वैसे तो इसकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। अभी हम एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं? दीज आर ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट मतलब वाइट ब्लड सेल्स हैं with the presence of granules in their cytoplasm। सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के बाद सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं। तो जहाँ पे जो सेल का न्यूक्लियस है वो जो है सेल का, वहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेन्यूलर्स है, ग्रेन्यूल्स टाइप है, इसलिए इन टाइप सेल्स को हम करेंगे ग्रेन्यूल। ग्रेन्युलोसाइट्स द ग्रेन्युलेटेड सेल्स, इनमें आता है एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जो हमारे जिनका जो साइटोप्लाज्म है उन वो ग्रेन्युलर नहीं है बल्कि प्लेन है, एक ग्रेन्युलर है, तो हम उनको बोलेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट। वो आगे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम इसको देखते हैं, एसिनोफिल्स क्या होते हैं? दीज आर द सेल्स ऑफ ल्यूकोसाइट विच आर प्रेजेंट इन द इम्यून सिस्टम। और ये सेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्बैक्टिंग इन्फेक्शन इन पैरासाइट्स आर वर्टिब्राई आर एंड फॉर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद एलर्जी एंड एस्थमा। ये जब हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट या इस तरह के जर्म वगैरह इंटर होते हैं तो ये सेल्स उनको हमें डिफेंड करते हैं, उनको किल करते हैं। और जैसे एलर्जी या एस्थमा वगैरह होता है, एस्थमा इज आल्सो कंडीशन ऑफ एलर्जी। तो जब एलर्जी होती है तो ये सेल्स हाइपर एक्टिव होते हैं। Eosinophils are small granulocytes which are produced in the bone marrow and make 2 to 3% of the whole WBCs। पूरे जितने भी वाइट ब्लड सेल्स उनमें से सिर्फ 2 से 3 फील eosinophils होते हैं। These cells are present in high concentration in digestive tract। ये सबसे ज़्यादा हमारी GIT ट्रैक्ट निज़ाम वाली नाली में, खुराक वाली नाली में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बेसोफिल्स। दे आर लीस्ट कॉमन ऑफ ग्रेनुलस है, ये सबसे कम पाए जाते हैं। इनकी रेंज है 0.5 to 1% ओनली। इनका क्या काम है? दे कंटेन लार्ज साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। इनके साइटोप्लाज्म में लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं विच प्ले अ वाइटल रोल इन मॉनिटरिंग नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस, एलर्जी की रिएक्शन बाय रिलीजिंग हिस्टामिन एंड डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स। इन्होंने क्या करना है, जैसे हमारी बॉडी में कोई एंटीजन जैसे कि पैथोजन आ जाए तो इन्होंने एक एलर्जी की रिएक्शन काज करना है। वो कैसे करेंगे? ये केमिकल रिलीज़ करेंगे जिसको हम बोल देंगे हिस्टामिन। उससे क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट हो जाएगी। जब ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी।
तो जैसे कि कई में जैसे कोई बी वगैरह स्टिंग करती है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हिस्टामिन. These white blood cells have the ability to be stained when exposed to a basic diet, hence referred to as basophils. Basophils इनको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही हम अगर वाइट ब्लड सेल्स लें, उनमें अगर बेसोफिल्स होंगे तो अगर हम डाई होते हैं कलर्स, ये हम लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं, अगर हम उसमें बेसिक डाई और एसिडिक डाई लें तो ये जो बेसोफिल हैं बेसिक डाई के साथ रिएक्ट करेंगे और ये भी बेसिक डाई उसके अगेंस्ट एक्सपोज करेंगे, तो ये उसको अपना मतलब एक कलर शो करवाएंगे, जिसकी वजह से हम इसको बेसोफिल्स कहते हैं. These cells are best known for their role in the asthma. एस्थमा में ये रोल प्ले करते हैं. दे रिजल्ट इन द इन्फ्लेमेशन एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन इन द एयरवेज. तो ये इन्फ्लेमेशन काज करेंगे एस्थमा में, हमारी जो ब्रोंकाई हैं उनमें और ब्रोंक्योल्स में, जिनकी वजह से उनमें कंस्ट्रिक्शन होगी और हमारे जो एयरवेज हैं वो क्लोज होंगे या उनमें पैसेजेस का जो रास्ता है वो तंग होगा और हमें डिफ़िकल्टी फील होगी इन एस्थमा. दे सिक्रीट सीरोटोनिन, हिस्टामिन एंड हेपारिन. ये बेसोफिल ये 3 केमिकल्स नॉर्मली रिलीज करते हैं. फिर आगे आ जाता है न्यूट्रोफिल्स. दे आर कॉमन, ये ज़्यादा तादाद में WBC के होते हैं और ये मेनली ब्लड स्ट्रीम के अंदर पाए जाते हैं. ब्लड स्ट्रीम मतलब हमारी जो वहाँ पे नालियों के अंदर जो खून होता है हमारी ब्लड में, वहाँ पे दे आर प्रीडोमिनेंट विच आर प्रेजेंट इन द पस. ये सबसे ज़्यादा हैं वाइट ब्लड सेल में और ये प्रेजेंट होते हैं पस में. पस मतलब पीप. जैसे जब भी हमारे पास कहीं पे ज़ख्म होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो हमें पीप पड़ती है. बेसिकली वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, डेड बॉडीज़ उनकी. Around 60 to 65% of WBCs are neutrophils with a diameter of 10 to 12 micrometers. ये उसका डायमीटर और उनकी परसेंटेज बताई हुई है. The nucleus is 2 to 5 lobed and cytoplasm has a very fine granules. और जो न्यूट्रोफिल्स हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया विद लाइसोसोम एंड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट. तो ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनका क्या काम है? इन्होंने बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना है विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम. लाइसोसोम्स क्या है? ये एक ऑर्गेनेलिज है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होती है. क्या करते हैं? बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के जो एंजाइम्स हैं वो छोड़ देते हैं, जिससे वो बैक्टीरिया जो एंजाइम उसको बैक्टीरिया को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और फिर ये उसको खा जाते हैं. और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट भी बिहेव शो करते हैं, एक्ट करते हैं. न्यूट्रोफिल्स आर स्टेन ओनली यूजिंग न्यूट्रल डाई, तो इसलिए इनको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिस्पॉन्ड टू एन इन्वेडर सच एज बैक्टीरिया और वायरस. जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या वायरसेस इंटर होंगे तो सबसे पहले जो हमारी वाइट ब्लड सेल के जो सेल हमें रिस्पॉन्स देंगे वो होंगे न्यूट्रोफिल्स. अगर हम टेस्ट करवाएं न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं तो मतलब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया और वायरसेस की एंट्री हुई है. The lifespan of these WBCs extend for up to 8 hours and is produced every day in the bone marrow. तो ये जो WBCs हैं ये अभी जो हमने ऊपर पढ़े बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स वगैरह, तो इनका तकरीबन 8 घंटे तक इनका लाइफ स्पैन है. लाइफ स्पैन मतलब कितनी इनकी ज़िंदगी है. 8 घंटे बाद इनकी डेथ हो जाती है तकरीबन. फिर ये रोज़ हमारे बॉडी के बोन मैरो में ये प्रोड्यूस होते हैं और डेथ होती रहती है इनकी. फिर उसके बाद नेक्स्ट WBC की जो क्लास है वो है ए ग्रेन्यूलोसाइड. जो न्यूक्लियस है जिनमें ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता, अपसेंट होता है. तो ए ग्रेन्यूलोसाइड्स में दो टाइप के सेल्स आते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स. मोनोसाइट्स की बात करें, these cells usually have a large bilobed न्यूक्लियस. इनके अंदर लार्ज न्यूक्लियस होता है विद डायमीटर 12 टू 20 माइक्रोमीटर. और न्यूक्लियस जनरली हाफ मून शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है. किडनी शेप या हाफ मून की शक्ल का होता है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट्स के अंदर. और ये ऑक्यूपाई करता है तकरीबन 6 to 8% ऑफ WBC. दे आर द गार्बेज ट्रक्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. जैसे गार्बेज ट्रक्स, इनको हम इम्यून सिस्टम का गार्बेज ट्रक कहते हैं क्योंकि जो डेब्रिज होती हैं, डेड बॉडीज, उनको ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसलिए हम और ये खा भी जाते हैं उनको. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मोनोसाइट्स आर टू माइग्रेट इनटू द टिश्यू. ये क्या करते हैं? ये हमारे टिश्यूज़ के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जो डेड सेल्स हैं उनको क्लीन अप करना शुरू कर देते हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं. और फिर प्रोटेक्ट अगेंस्ट ब्लड बॉर्न पैथोजेंस. और जो ब्लड के अंदर पैथोजेंस हैं उनको भी ये उनको खाते हैं, तो उनसे हमको प्रोटेक्ट करते हैं. एंड मूव वेरी वेरी क्विकली टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन इन द टिश्यूज़.
कि अगर टिश्यू में कहीं पे इन्फेक्शन है तो ये फ़ौरन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। These white blood cells have a single bean shaped nucleus। इनका जो न्यूक्लियस है सिंगल बीन शेप्ड होता है, जो बीन होता है उसकी शक्ल का होता है, और हैंस रेफर्ड एज मोनोसाइट, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोसाइट्स। उसके बाद आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। मेन इनका लिम्फोसाइट का बहुत हमारी बॉडी में जो हम हमने सुना होगा एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, तो जो एंटीबॉडीज़ है वो हमारे ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। They play a vital role in producing antibodies. Their size ranges from 8 to 10 micrometer। इनका जो साइज 8 से 10 माइक्रोमीटर है। दे आर कॉमनली नोन एज नेचुरल किलर सेल्स। ये हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स हम इनको कहते हैं। दे प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन बॉडी डिफेंस। बॉडी डिफेंस में इनका इम्पोर्टेंट रोल है। द वाइट ब्लड सेल्स आर ये जो वाइट ब्लड सेल हैं कलरलेस होते हैं, फॉर्म्ड इन द लिम्फॉइड टिश्यूज, हैंस रेफर्ड टू एज लिम्फोसाइड। लिम्फॉइड टिश्यूज में होने की वजह से हम इसको लिम्फोसाइड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में दो तरह के सिस्टम है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनसे जो ये सेल्स बनते हैं, इसलिए हम इनको लिम्फेटिक सिस्टम के हिस्से की वजह से हम कहते हैं लिम्फेटोसाइट्स। देयर आर टू मेन टाइप्स, इसके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। These cells are very important in the immune system and are responsible for humoral and cell mediated immunity। ये दो तरह की इम्यूनिटी है, एक है ह्यूमोरल और दूसरी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर थर्ड जो टाइप आती है वो आती है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। ये हमारी बोन मैरो में ये भी प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पेशल तरह के सेल्स हैं। प्लेटलेट्स कम इनटू प्ले व्हेन देयर इज ब्लीडिंग एंड हेमरेज। हेमरेज मतलब लीकेज ऑफ वेन्स या ब्लड वेसल्स की लीकेज को हम हेमरेज बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है या जैसे कि ब्लड वेसल्स की लीकेज हो रही है तो फ़ौरन प्लेटलेट्स एक्शन में आएंगे, वहाँ पे कोagulation करेंगे, क्लॉट बनाएंगे और उस ब्लीडिंग को रोकेंगे। इनका काम है ब्लीडिंग को रोकना। दे हेल्प इन क्लॉटिंग, ये हेल्प करते हैं क्लॉटिंग क्लॉट फॉर्मेशन में, कोagulation ऑफ ब्लड, ब्लड को जमने में प्लेटलेट्स हेल्प इन कोagulation ड्यूरिंग अ कट और वाउंड। जब हमारी बॉडी में कहीं भी कट लग जाता है या वाउंड इंजरी हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है, तो ये प्लेटलेट्स हमारे वर्क करते हैं। फिर ये थे हमारे थ्री टाइप्स के सेल्स जो WBC, RBC और प्लेटलेट्स थे। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया। अब हम पढ़ेंगे, ये सेल्स तक हमने सिर्फ पढ़ा ब्लड के, अब ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। कितने कंपोनेंट्स हैं? अभी तक हमने सिर्फ सेल्स पढ़े हैं। देयर आर मैनी सेलुलर स्ट्रक्चर इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में जो ब्लड की कंपोजिशन है उसमें काफ़ी सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब सेल हैं, सेल के अलावा और भी सेल की बनी चीज़ें हैं। व्हेन अ सैंपल ऑफ ब्लड इज स्पन इन अ सेंट्रीफ्यूग मशीन, एक जब हम एक सेंट्रीफ्यूग मशीन है, सेंट्रीफ्यूग मशीन क्या है कि ये इसमें हम सैंपल लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और सेंट्रीफ्यूग मशीन में रखते हैं और वो हाई स्पीड पे उसको स्पिन करवाती है गोल गोल, और उससे क्या होता है जो ब्लड है वो डिफरेंट लेयर्स में और सेपरेट आउट हो जाता है। तो उसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें, एक होता है प्लाज्मा होता है, फिर है बफी कोड एंड एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। 10 ब्लड सेल्स कंटेन RBC, WBC, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज़ है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं ब्लड के अंदर उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो इसके बाद हम देखेंगे प्लाज्मा। अब हम बात करें प्लाज्मा की तो ये लिक्विड स्टेट ऑफ प्लाज्मा है। जो कंट्रीब्यूटेड ब्लड जो है उसका जो प्लाज्मा लिक्विड स्टेट है वो 55% मेकअप करता है प्लाज्मा। इट इज पेल येलो इन कलर एंड व्हेन सेपरेटेड, जब हम इसको ब्लड में से सिर्फ प्लाज्मा को सेपरेट आउट करें तो ये पेल येलो कलर का आता है। प्लाज्मा ब्लड का जो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ, अब ये RBC, WBC, प्लेटलेट्स के अलावा जो चीज़ें उनको प्लाज्मा कहते हैं उनमें आता है साल्ट्स आते हैं, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वाटर्स आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। Plasma also contain important protein and other components necessary for overall health. Hence, plasma transfusions are given to patients with liver failure and life-threatening injuries। क्योंकि प्लाज्मा में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होती हैं, तो और भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत नेसेसरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो पेशेंट है जो लीवर फेलियर का होता है या बहुत ही उसको ज़्यादा इंजरीज होती हैं जिनमें उनका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, तो हम इसलिए उनको हम इन्फ्यूजन लगाते हैं प्लाज्मा की।
तो कंपोनेंट्स की बात करें प्लाज्मा में, फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें मेनली इनकी प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स कहते हैं। उनमें आता है सीरम ग्लोबुलिन आता है, सीरम अल्बुमिन आता है और फिब्रिनोजेन। दिस थ्री इंपॉर्टेंट दिस प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लाज्मा। जो सीरम है उसमें सिर्फ ग्लोबुलिन और अल्बुमिन होती है। फिब्रिनोजेन इज एब्सेंट इन सीरम बिकॉज इट इज कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग। जब हम ब्लड को क्लॉट करते हैं जो फिब्रिनोजिन वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, तो बाकी पीछे रह जाती है सीरम में ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। जब हम प्लाज्मा को उसको क्लॉट कर दें तो बाकी क्लॉटिंग के बाद जो हमें मिलेगा वो बचेगा सीरम, उसमें ये दो प्रोटीन होंगे। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स। इसकी ये डिफरेंट रेड ब्लड सेल्स कंसिस्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। इसका स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जो हीमोग्लोबिन वो एक प्रोटीन है। दे आर द प्रोड्यूस बाय द बोन मैरो टू प्राइमरी कैरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड अवे फ्रॉम द फ्रॉम इट। कि जो आरबीसी इनका बेसिक काम क्या है कि हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन को ट्रांसफर करती है, लंग से लेके जाती है फेफड़ों से थ्रू द बॉडी, और सेल के हर सेल तक, टिश्यूज़ की हर सेल तक इसका काम है ऑक्सीजन को पहुंचाना, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हर सेल से, टिश्यूज़ में से, ऑर्गन में से, हर सेल से लेके उसको वापस लंग्स तक लेके आना। वहाँ से हमारी फिर आउट होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, और वहाँ से फिर दोबारा ऑक्सीजन को लेके ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। ये काम है आरबीसीज का। उसके बाद डब्ल्यू का क्या काम है। डब्ल्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग फॉरेन पैथोजन। जी हमने पहले बात की, डब्ल्यू इम्यूनिटी डेवलप करते हैं जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस वगैरह आते हैं जो हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो उनको ही किल कर देते हैं। दे सर्कुलेट थ्रू आवर बॉडी एंड ओरिजिनेट फ्रॉम बोन मैरो। ये भी बोन मैरो से ओरिजिनेट होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, बट इनका मेनली जो काम है हमारे जो जर्म्स है उनसे फाइट करना। ये इसके कुछ टाइप हैं जैसे मोनोसाइट्स इस तरह के होते हैं, जीनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोसाइट इज द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद प्लेलेट्स का क्या काम है। ये टाइनी डिस्क शेप प्लेलेट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं ब्लड फ्लो की रेगुलेशन को व्हेन एनी पार्ट ऑफ द ब्लड इज डैमेज। जब कहीं भी बॉडी में डैमेज आ जाए तो वहाँ पे ब्लड फ्लो को ये रेगुलेट करते हैं। अगर लीकेज हो रही है तो वहाँ पे क्लॉट बनाते हैं ताकि ब्लड की ज़्यादा लीकेज ना हो। देयर बाई एडिंग मतलब हेल्प करते हैं फास्ट रिकवरी थ्रू क्लॉटिंग ऑफ ब्लड को क्लॉट करने से फास्ट रिकवरी होती है हमारी। द अबव स्टेटेड एलिमेंट्स फॉर्म द कंपोजिशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन। ये जो ब्लड सारे मिलके हमारे ब्लड सेल्स और प्लाज्मा मिलके सारा हमारा जो ह्यूमन में ब्लड बनाते हैं। द ओनली वर्टिब्राई विदाउट हीमोग्लोबिन इज द क्रोकोडाइल आइस फिश। ये एक ओनली क्रोकोडाइल आइस फिश हमारी एक वर्टिब्राई है। वर्टिब्राई मीन्स ऐसे जो लिविंग मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है और उनमें ब्लड होता है। सबके जो एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, इवन के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर जिनकी वर्टिब्राई है उनमें सब में ब्लड है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल आइस फिश। इट इज ड्राइव इज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट डायरेक्टली फ्रॉम द कोल्ड ऑक्सीजन रिच वाटर वेयर इट लिव्स। ये सिर्फ क्रोकोडाइल आइस फिश जिस पानी में रहती है ये डायरेक्टली पानी में से ऑक्सीजन को हासिल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। इसमें ब्लड नहीं है। अब जहाँ पे बात हुई ब्लड की तो फिर ब्लड वेसल्स का नेम भी आएगा। ब्लड वेसल्स क्या है, जिसमें ब्लड फ्लो करता है। जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं में देयर आर थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन है आर्टरीज, फिर है वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज क्या करती हैं, ये ब्लड लेके जाती हैं दिल से टुवर्ड द बॉडी। वेन्स लेके आती हैं दिल की तरफ ब्लड लेके आती है। कैपिलरीज हमारी टिश्यूज के अंदर होती हैं जो हर सेल तक ब्लड पहुंचाती हैं आर्टरी से लेके, और फिर वेन्स की तरफ ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड हो रहा होता है उसको ब्रेन वेन की तरफ लेके जाती हैं। कैपिलरीज बीच में आती हैं आर्टरीज और वेन के दरमियान। तो आर्टरीज की बात करें, आर्टरीज स्ट्रॉन्ग ट्यूब्स एंड मस्कुलर इन स्ट्रक्चर इन नेचर। जो आर्टरीज हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्यूब्स हैं और ये मस्कुलर है, मतलब इनमें मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबल है। द ब्लड वेसल्स कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये ब्लड वेसल जो हैं ये दिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरे बॉडी के टिश्यूज़ की सेल्स की तरफ लेके जाती है। एओर्टा जो होती है ये मेन आर्टरी है, बिग आर्टरी है जो अराइज होती है, जो निकलती है फ्रॉम द हार्ट और ब्रांचेस फर्दर फिर फर्दर डिवाइड होकर आर्टरीज बनाती है। एओर्टा सबसे बड़ी आर्टरी हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो फिर उसके बाद आती है वेन्स आर इलास्टिक ब्लड वेसल। ये इलास्टिसिटी होती है इनमें। ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। एक्सेप्शन इज इम्बेलिकल एंड पल्मोनरी वेन। Pulmonary vein carries oxygenated blood to the heart from the lung, and umbilical veins carry the oxygenated blood from the placenta to the fetus.
दो वेन्स हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बाकी इसके अलावा सारी वेन्स हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, बॉडी से लेके दिल की तरफ लेके जाती हैं। जो दो सिर्फ वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, इनमें से एक है वेनिकल, दूसरी है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करती है, लंग से लेके ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिल की तरफ लेके जाती है, जबकि वेलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से लेके फीटस की तरफ लेके जाती है। कैपिलरीज क्या है, ऑन रीचिंग टिश्यूज, जहाँ पे टिश्यूज आए तो जो आर्टरीज हैं वो फर्दर डिवाइड होके छोटी छोटी टाइनी सी थिन सी ट्यूब्स में कन्वर्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज ब्रिंग अबाउट द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। जो कैपिलरीज हैं ब्लड और टिश्यूज में ये एक्सचेंज करती हैं न्यूट्रिएंट्स को, सब्सटेंस को, जैसे ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी और अदर न्यूट्रिएंट्स हो गए। तो ये काम है कैपिलरीज का। फिर आगे आ गया साइनोसाइड्स। ये क्या चीज़ है, दीज स्पेशल टाइप ऑफ वाइडर कैपिलरीज प्रेजेंट इन बोन मैरो, लीवर, लिम्फ नोड, स्प्लीन एंड अदर सम एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी कैपिलरीज की टाइप हैं। ये ज़रा वाइडर मतलब ज़रा खुली कैपिलरीज होती हैं जो सिर्फ बोन मैरो में पाई जाती हैं, या फिर लीवर में पाई जाती हैं, या फिर लिम्फ नोड्स में पाई जाती हैं जहाँ पे लिम्फ इकट्ठा होता है, या फिर स्प्लीन में पाई जाती है, या फिर कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वहाँ पे पाई जाती हैं। दे में बी कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस आर फेनेस्ट्रेटेड। ये कंटिन्यूस भी हो सकती है, डिसकंटिन्यूस भी, या फेनेस्ट्रेटेड। कंटिन्यू मतलब ये आगे फर्दर वेन्स में हो सकती हैं, या फिर ये वहाँ पे ख़त्म हो सकती हैं डिसकंटिन्यू, या फिर फेनेस्ट्रेटेड मतलब ये जस्ट लाइक एक विंडो होती हैं फॉर नेक्स्ट कैपिलरीज, फॉर सॉरी फॉर नेक्स्ट ब्लड वेसल्स। अगर हम लेयर्स की बात करें ब्लड वेसल्स की, तो थ्री लेयर्स हैं। एक फर्स्ट वन आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम कहते हैं टूनिका इंटीमा, फिर मिडल है मीडिया लेयर है टूनिका, टूनिका फिर एक्सटर्नियम जो सराउंड करती है। थ्री लेयर्स हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं टूनिका इंटीमा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनर लेयर, thinnest layer of the artery and veins. It comprises epithelial cells. They are in direct contact with the flow of the blood. अगर हम कोई भी ब्लड को कट आउट करें ब्लड वेसल्स को, तो उसमें थ्री लेयर्स, उसमें से जो इनर मोस्ट लेयर होगी जो बिल्कुल ब्लड के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में है उसको हम बोलते हैं टूनिका इंटीमा। तो ये एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। इसमें एंडोथेलियल सेल्स जो लाइनिंग करते हैं किसी भी ट्यूब्यूल्स की इनर लाइनिंग, और ये सिंगुलर सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर्ड सेल्स होते हैं। तो ये मोस्टली आर्टरीज और वेन्स में पाई जाती हैं। फिर है टूनिका मीडिया जो मिडल लेयर होती है आर्टरी या वेन्स की, ये ज़्यादा स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। फिर टूनिका एक्सटर्ना जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो बाहर वाले होती हैं आर्टरीज की या वेन्स की, इनमें कोलेजन होता है और इलास्टिक लेमिना होता है, जिसकी वजह से हमारी जो वेन्स है उनमें इलास्टिसिटी होती है, वो फूल भी डायलेट भी हो सकती हैं और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। उसके बाद आ गया फंक्शन, ब्लड के फंक्शंस क्या हैं। ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, तो मतलब ये वर्क करेगा कनेक्शन का हमारी बॉडी में। तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो 55% प्लाज्मा, 45% फॉर्म एलिमेंट्स इंक्लूडिंग WBC, RBC और प्लेलेट्स। और सिंस these living cells are suspended in plasma, blood is known as the fluid connective tissue and not just fluid। तो क्योंकि WBC, RBC, प्लेलेट्स और प्लाज्मा ये सारा कुछ है हमारे ब्लड के अंदर, तो हम इस ब्लड को जस्ट फ्लूइड नहीं बोलेंगे बल्कि हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। तो फर्स्ट काम इसका है प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो जो ब्लड है ऑब्जॉर्व करता है ऑक्सीजन लंग से और ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। तो जो वेस्ट है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड लेके आता है फ्रॉम द बॉडी डिफरेंट पार्ट्स टूवर्ड द हार्ट से लंग्स को, और फिर लंग्स से हाँ दोबारा एक्सेल होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा ऑप्शन काम इसका है ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट्स, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे हमारे ग्लूकोज हो गया, विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन जो हम खाने में यूज़ करते हैं, हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वहाँ पे अब्जॉर्ब होते हैं, तो ये सारे अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाते हैं कैपिलरीज के थ्रू। जो विलाई है ये लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है उसकी जो इनर लाइनिंग है वहाँ पे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मीन्स उभार होते हैं, उनको हम बोलते हैं विलाई। तो उन वो विलाई में कैपिलरीज होती हैं जहाँ से हमारी जो फूड है न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब होते हैं और ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो हार्मोन्स है ये हमारे जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइंस आर डक्टलेस ग्लैंड, जिनकी डक्ट नहीं होती, तो वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट आउट होती हैं और ब्लड उनको ट्रांसपोर्ट करता है फिर डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज में जहाँ उनकी ज़रूरत होती है।
फिर है होम्योस्टेसिस के हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, इक्विलिब्रियम में रखना, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो ब्लड मेंटेन करता है हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बाय ऑब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग हीट। तो ब्लड आल्सो वर्क्स एज अ होम्योस्टेसिस। फिर है ब्लड क्लॉटिंग है साइट ऑफ इंजरी, हमारी कहीं भी इंजरी हो जाती है तो हमारे प्लेटलेट्स फौरन हरकत में आते हैं, तो वहाँ पे इंजरी पे क्लॉट बना देते हैं। तो ये भी ब्लड का काम है। प्लेटलेट्स अलॉन्ग विद द फिब्रिन फॉर्म क्लॉट एट द वाउंड साइड। फिर है ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट टू द किडनी एंड लीवर। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रही है, हर वक्त हम फूड खा रहे हैं, जितनी भी उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनेंगे वो किडनी या लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो गए हमारी फूड के, हमारी ड्रग के। तो ये भी काम ब्लड करेगा। ब्लड एंटर्स द किडनी वेयर इट इज फिल्टर टू रिमूव नाइट्रोजनियस वेस्ट आउट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड आर आल्सो रिमूव्ड बाय द लीवर। ये लीवर और किडनी हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट करते हैं और उनको ट्रांसपोर्ट करने वाला किडनी और लीवर तक ब्लड है। प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन, हमारे बॉडी में अगर पैथोजन आ जाते हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस और वायरसेस, तो डब्ल्यूबीसी फाइट करेंगे उनसे और वो दे मल्टीप्लाई रैपिडली ड्यूरिंग इन्फेक्शन और उनको किल कर देंगे। अब हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड की, खसूसियत क्या है। ब्लड कलर बात करें तो वो हमें पता है रेड इन कलर है। ऑक्सीजन हाई होने की वजह से अगर ब्लड हाई ऑक्सीजन है तो ब्राइट रेड होगा। अगर ऑक्सीजन कंटेनिंग जो वाइल ऑक्सीजन कम और CO2 ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो पर्पल रेडिश कलर होगा। वॉल्यूम की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर होता है ब्लड एक अडल्ट में, और न्यूबॉर्न बेबी में अप्रोक्सीमेटली 45 मिलीलीटर होता है, और इन फीमेल इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर्स। जो फीमेल में उन्हें ज़रा कम होता है 4.5। पीएच की बात करें तो ब्लड स्लाइटली अल्कलाइन है, इसकी नॉर्मल पीएच है 7.4। 7.4 7 इज़ अ न्यूट्रल, 7 से ऊपर हो तो अल्कलाइन होगा, मीडियम 7 से नीचे होगा तो बेसिक एसिडिक होगा। तो क्योंकि ये 7.4 है, 7 से ज़रा स्लाइटली हाई रीडिंग है, तो हम ब्लड को बोलेंगे इज अ स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा, विस्कोसिटी की बात करें तो जो ब्लड है वो पानी से 5 टाइम्स मोर विस्कस है। इज ड्यू टू रेड ब्लड सेल एंड प्लाज्मा प्रोटीन। रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा मौजूद पाए जाते हैं हमारी ब्लड में, और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से विस्कोसिटी ब्लड की वाटर से 5 गुना ज़्यादा है। कंपोजिशन की बात करें तो हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ब्लड की कंपोजिशन सेलुलर पार्ट्स होते हैं WBC RBC प्लेटलेट्स जो 45% बनाते हैं, और इनके अलावा जो नॉन सेलुलर पार्ट्स हैं जहाँ पे जैसे एंजाइम्स आ गए, वाटर आ गया, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स आ गए, तो वो 55% है। जो सेलुलर कंपोनेंट्स वो हमने पहले ही पढ़े हुए हैं ये तीनों। और all the cells originate from stem cells and go through several development stages before entering the blood erythrocyte RBC। ये हमने तो पहले भी पढ़ा है कि RBC नॉन न्यूक्लिएटेड ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये RBC है, इनमें 65% वाटर होता है और 35% सेमी सॉलिड और सॉलिड होता है। उसमें से जो 35% है पानी के अलावा, उसमें भी हीमोग्लोबिन होती है 33%, और बाकी 2% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन जो हीम और ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बनी। हीम इज एन आयरन, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन जो मिलकर हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और अदर ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें जो आरबीसी में पाए जाते हैं वो प्रोटीन, अमीनो एसिड हैं, फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं और यूरियाज हैं। तो ये आरबीसी का अब आगे आरबीसी प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ हमने पहले भी पढ़ी है। ये कनेक्टिव फ्लूइड है, ब्लड में पाया जाता है। लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज मतलब 3 महीने है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है रेस्पिरेटरी गैसेज, वो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। और ये ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स भी करती है फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू द टिश्यूज। It transport waste products and unwanted substance to the excretory organ like kidney and liver। ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं आरबीसी जो ब्लड में पाए जाते हैं। कैमल इज द ओनली मैमल विच हैज न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये एक मजे की बात है। कैमल, मैमल्स होते हैं ऐसे एनिमल जिनके स्किन के ऊपर बाल होते हैं, तो मैमल्स में कैमल जो है ओनली मैमल है जिसमें आरबीसी न्यूक्लिएटेड है। बाकी हमने ह्यूमन में भी, बाकियों में, सब मैमल्स में जो आरबीसी मेच्योर फॉर्म में नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, उनका न्यूक्लियस नहीं होता। हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं। बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द ह्यूमन आरबीसी द डीएनए इज आल्सो एब्सेंट इन इट, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियस में होता है। अदर ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटर्स आर आल्सो एब्सेंट इन आरबीसी। ये भी आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। आरबीसी डू नॉट हैव इंसुलिन रिसेप्टर, सो ग्लूकोज अपटेक बाय द सेल इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंसुलिन। क्योंकि आरबीसी के सेल जो बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर
इंसुलिन के रिसेप्टर्स नहीं हैं, तो अगर हम इंसुलिन हमारी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है तो वो आरबीसी में शुगर लेवल को मेंटेन या उसको कंट्रोल नहीं करेगी। ड्यूरिंग सर्कुलेशन जो आरबीसी हैं रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड, दिस प्रॉपर्टी आरबीसी इज कॉल्ड सस्पेंशन स्टेबिलिटी। दिस वाज ऑल अबाउट आरबी ब्लड ग्रुप, अबाउट ब्लड। अब आगे आ जाता है ब्लड ग्रुप के। ब्लड ग्रुप क्या चीज़ है, जैसे हमने ब्लड ग्रुप के नेम सुने हुए हैं, ब्लड ग्रुप ए बी सी, सॉरी ए बी और ओ, तो ये हम पढ़ेंगे। नो लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स क्या होता है? ब्लड ग्रुप्स को हम ब्लड टाइप भी कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ और absence of inherited antigenic substance on the surface of red blood cells। रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर कुछ एंटीजेंस होते हैं या कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रेजेंस, अगर वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस बेस पे हम ब्लड के जो ग्रुप है उसको डिफरेंट नेम देते हैं। तो दीज जो एंटीजेंस, वो जो एंटीजेंस है वो क्या होते हैं, किस चीज़ से मिलके बने होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो प्रोटीन से या कार्बोहाइड्रेट से, या फिर ये कम्बिनेशन ग्लाइकोप्रोटीन जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी और प्रोटीन दोनों होते हैं, या फिर वो ग्लाइकोलिपिड्स भी हो सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड्स, इनके कम्बिनेशन का, डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप सिस्टम के अकॉर्डिंग ये इनमें से कोई एक हो सकते हैं। सम ऑफ दीज एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ सेल ऑफ वेरियस टिश्यूज। आरबीसी के अलावा बाकी भी जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, टिश्यूज हैं, उनकी सेल्स की सरफेस पे भी एंटीजेंस हो सकते हैं। द मोस्ट जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो ब्लड ग्रुप के रिलेटेड है, फर्स्ट वन है एंटीजन। एंटीजन क्या चीज़ है? एनी सब्सटेंस, एंटीजन की डेफिनेशन है कि कोई भी सब्सटेंस जो काज करता है योर इम्यून सिस्टम टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इट, इट इज़ कॉल्ड एंटीजन। सपोज एक प्रोटीन पार्टिकल है हमारी बॉडी में इंटर हुआ, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हुआ और उसने हमारे इम्यून सिस्टम में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी, तो वो जो पार्टिकल होगा वो होगा एंटीजन। वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है। एन एंटीजन में बी अ फॉरेन सब्सटेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट, सच एज वो केमिकल्स हो सकते हैं, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, पोलन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर हो और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाए, हम उसको बोलेंगे एंटीजन। ये है एंटीजन। एंटीजन में आल्सो भी फॉर्म विद इन द बॉडी। एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर भी प्रोड्यूस होता है। अब आगे आगे एंटीबॉडी क्या चीज़ है? आप बॉडी, अ ब्लड प्रोटीन जो प्रोड्यूस्ड होती है इन रिस्पॉन्स टू द काउंटर एक्टिंग स्पेसिफिक एंटीजन। वो जो एंटीजन है जिसके अगेंस्ट हम जो एंटीबॉडी बनाते हैं, वो जो प्रोटीन है जो हम बनाते हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसके जो इफेक्ट है उसको काउंटर एक्शन के लिए, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज कंबाइन विद सब्सटेंसेस, वो जो बाइस है वो जो एंटीजन है सब्सटेंस, उसके साथ ये एंटीबॉडीज कंबाइन करेंगी और न्यूट्रलाइज दैम विच द बॉडी रिकग्नाइज एज हार्मफुल। जो फिर उसको न्यूट्रलाइज करेगी जो बॉडी, हमारी जो बॉडी है जिसको हम हार्मफुल कंसिडर कर रही है। इसकी एग्जांपल्स आते हैं बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, वायरसेस या एनी फॉरेन पार्टिकल्स इन द ब्लड, जब हमारी बॉडी में इंटर होंगे तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाएगी। फिर है ए ग्लूटिनिन। क्या चीज़ है? इज अ सब्सटेंस सच एज एंटीबॉडी दैट इज कैपेबल और काजिंग agglutination of particular antigen, especially red blood cells or bacteria। एग्लूटिनेशन एग्लूटिनिन एक सब्सटेंस है जो सच एंटीबॉडीज, उन्होंने बताया, जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के साथ एग्लूटिनेशन करना है। एग्लूटिनेशन मतलब वो उसके साथ कंबाइन करेगा और उसका क्लस्टर या कह लें या कोई कलाम्स वगैरह बनेंगे। फिर है ए ग्लूटिनोजिन। ए ग्लूटिनोजिन क्या? जो एंटीजीन है, जो एंटीजीन ए या बी, कोई भी एंटीजीन जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटिनिन इन द ब्लड सीरम इज कॉल्ड ए ग्लूटिनोजिन। वो जो एंटीजीन है, हम एंटीजीन को ही ए ग्लूटिनोजिन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ए ग्लूटिनिन जैसे एंटीबॉडीज़ है उनको उनके अपने अगेंस्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, उसको हम कहते हैं ए ग्लूटिनोजिन। फिर है एग्लूटिनेशन। क्या चीज़ है? द क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीबॉडी, और simply we can say that in the presence of antibodies the binding of the multiple red blood cells and creating a large complex is called agglutination। कि आरबीसी जो हमारे हैं, हमारी एंटीबॉडीज़ की मौजूदगी में उनकी क्लम्पिंग होना, उनके क्लस्टर्स बनना, उनका एक साथ मिल के जुड़ के ग्रुप बनाना, उसको बोलते हैं एग्लूटिनेशन।
अब बात आ गई ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो मोर देन 20 जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम है, 20 से ज़्यादा, बट हम ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम और आर एच सिस्टम मोस्ट कॉमनली इसको हम यूज़ करते हैं बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम और आर एच पी। ओ ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या चीज़ है? ये फर्स्ट 1900 में डिस्कवर हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एश्योरिंग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं ये वाला टेस्ट परफॉर्म करते हैं टू आइडेंटिफाई द ग्रुप, इस टाइप के ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए। इन ट्रांसफ्यूजिंग ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, द ब्लड और डोनर एंड रिसिपिएंट्स आर नॉर्मली क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर OAB ब्लड टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू एग्लूटिनोजिन। जो हमारी बॉडी में टोटल दो एंटीजीन्स हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, ये दोनों हमारे OAB ब्लड ग्रुप सिस्टम को बनाते हैं। अगर हमारे रेड ब्लड सेल पे एंटीजन ए है विद एंटी बी एंटीबॉडीज़ के प्लाज्मा के अंदर, तो हमारा ब्लड ग्रुप ए होगा। अब ये ब्लड ग्रुप क्या है कि जो ब्लड ग्रुप होगा, जैसे सपोज ए बी है या ए बी है, तो मतलब वो एंटीजन होगा। अगर एंटीजन ए है तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज़ होगा, अगर बी है तो एंटी ए एंटीबॉडीज़ होगा। मतलब दो, ये नहीं हो सकता कि हमारा एंटीजन ए है और हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा भी एंटी ए एंटीबॉडी हो, नो। अगर ए है तो, अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा। तो आइए देखते हैं क्या है। ब्लड ग्रुप ए में है कि एंटीजन ए है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर और एंटी बी एंटीबॉडीज़ है हमारी प्लाज्मा के अंदर, ये उसका रिवर्स होगा, सॉरी ऑपोजिट होगा। अब बी क्या है? बी ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है विद एंटी ए एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप ओ क्या है? ना ए है ना बी है एंटीजन रेड ब्लड सेल के ऊपर, बट दोनों जो एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। और ब्लड ग्रुप ए बी क्या है? बोथ उनके अंदर ए और बी एंटीजेंस हैं बट नो एंटीबॉडीज, तो उसको हम कहते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। दिस इज द टेबल जिसमें ये ब्लड ए बी और ओ बताया गया है कि रेड ब्लड सेल्स ये है, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा जो भी हमने डिस्कस की, ये सारी इसी टेबल में है। अब आगे आ गया फैक्टर, आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या है? रिसर्च फैक्टर। अलॉन्ग विद ओ ए बी हम आर एच फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि किसी का ब्लड ग्रुप जैसे फॉर एग्जांपल ए है, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये डिपेंड करता है ओ आर एच फैक्टर्स पे। अगर आर एच फैक्टर प्रेजेंट है आरबीसी पे, ये भी आरबीसी के ऊपर है एंटीजेंस, और अगर ये प्रेजेंट है तो हम उसको पॉजिटिव बोलेंगे, अगर एब्सेंट हो तो उसको हम नेगेटिव बोलेंगे। तो आर एच फैक्टर इज एन एंटीजन प्रेजेंट इन आरबीजी। देर आर मैनी आर एच एंटीजन बट ओनली द जीरो इज मोर एंटीजेनिक इन द ह्यूमन। जो ओ है, सॉरी जीरो मैंने बोल दिया, जो ओ है वो एक जीन पेयर है जो इस आर फैक्टर को कंट्रोल करता है। The persons having O antigens are called Rh positive and those with O without O antigen are called Rh negative। अगर O प्रेजेंट है तो पॉजिटिव होगा RH फैक्टर, O एब्सेंट है तो O RH नेगेटिव फैक्टर होगा। दिस मीन यू कैन बी वन ऑफ द 8 ब्लड ग्रुप सिस्टम। अब ये ए, जब जो 8 ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये नीचे डिपेंडेंट राइट अप है कि अगर प्रेजेंट होगा तो उस हिसाब से वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो अगर एब्सेंट है तो उस हिसाब से ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। If Rh positive factor is transferred to Rh negative person for the first time, the anti-O is formed in that person। अगर एक पेशेंट है जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, RH फैक्टर पॉजिटिव है, उसको हम RH नेगेटिव फैक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं फर्स्ट टाइम में, तो जो पर्सन है जो नेगेटिव वाला है उसमें भी एंटी-O पैदा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन इफ RH पॉजिटिव पर्सन रिसीव्स RH नेगेटिव ब्लड। अगर एक पर्सन है जो RH पॉजिटिव वाला है, अगर वो RH नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप रिसीव करे तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी, क्योंकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुप सिस्टम।